अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक हो। कि मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ डॉन का 16 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन मुझे आपको एक और बात बतानी है कि मैंने जो दिन को पोस्ट की थी और मैंने आपसे 3 स्टोरीज़ में से किसी एक को सिलेक्ट करने को बोला था, तो आप उनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ही क्योंकि हमारी दोनों स्टोरीज़ ही एंड होने वाली हैं, तो मैं एक दूसरी स्टोरी भी शुरू करूँगी जो कि मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं की थी, और वो है माय किडनैपर का सीज़न 2। लेकिन वो किडनैपिंग के ऊपर तो होगी, लेकिन उसमें स्टोरी थोड़ी डिफरेंट ही होगी। तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ कि उन तीनों में से एक और एक माय किडनैपर, वो 2 मैं नई स्टोरी शुरू करूँगी। और तीनों मैं एक जैसी या 2 एक जैसी नहीं शुरू कर सकती, फिर दोनों सेम ही हो जाएँगी ना। इसलिए एक मॉडर्न और एक एंशिएंट रखेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लहन जो कि आप फैन जाओ की असली ये जान चुका था, और वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वैन चाओ चलो ड्रग डीलिंग या फिर वेपन्स की स्मगलिंग तो कर ही सकता है, लेकिन क्या वो इतना ज़्यादा क्रूल और इतना ज़्यादा हार्टलेस हो सकता है, जो कि जीते चाहती लड़कियों को ही अपने एक टूल के तौर पर यूज़ करेगा स्मगलिंग के लिए। और वो भी किस चीज़ की स्मगलिंग, यानी कि यूरेनियम की, सीधी सादी। और ये सारी बातें अब बनी तक भी पहुंच चुकी थी। आखिर जो लहन सहन करता था या जो भी सुनता या देखता था, वो वहाँ बैठा भी वो सब देख रहा था और सुन रहा था। और अब उनका काम क्या था? वैन चाओ के खिलाफ प्रूफ ढूंढना, और वो जो नेक्स्ट काम करने वाला था उसको रंगे हाथों पकड़ना, ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो बिजनेस की आड़ में कितना घिनौना काम कर रहा था। और अब लहन अपने बेड पे आ रहा था, लेकिन नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो कितना ही ज़्यादा टेंशन में था। वो ऐसे लोगों के घर में था जिनको उसकी फैमिली और वो बचपन से ही जानते थे, और उसने कभी भी फील नहीं किया था कि वैन फैमिली इतना ज़्यादा गिर सकती है या उनका ऐसा भी बिजनेस हो सकता है। वैन रोहान अंकल, जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर थे, वो कैसे ये सब कर सकते हैं, और उनकी फैमिली ये सारी चीज़ें कैसे कर सकती है। कभी भी वो जान ही नहीं पाया, ना ही उसके पापा, जो कि कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उन्होंने कितने ही क्रिमिनल्स को पकड़ा था, लेकिन वो तो अपने दोस्त में छुपा हुआ क्रिमिनल और इतने बड़े स्मगलर को और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले को पकड़ ही नहीं सके। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना शातिर भी कैसे हो सकता है जो उसको पकड़ना इतना ही मुश्किल हो जाए कि कोई डिटेक्ट ही ना कर सके कि उसकी असलियत क्या है। और यही सोचते सोचते रात गुजर गई थी। आज रात वो सोया नहीं था, और सुबह जब वो उठा था अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए, तो न जाने उसे क्या ही हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी में जैसे पेन ही हो रहा था, उसका सर भारी हो रहा था, और उसे लग रहा था उसकी आंखों के नीचे जैसे अंधेरा ही छा रहा है। उसने अपने बेड से उठने की कोशिश की थी, लेकिन उसका सर इतना ज़्यादा ही घूम रहा था, वो तो वापस वहीं पे गिर गया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। वो कभी इतना ज़्यादा बीमार और इतना ज़्यादा वीक फील नहीं करता था। और फिर उसे तो जैसे वॉमिटिंग जैसा ही फील हो रहा था। ये बहुत बुरी फीलिंग थी। उसे लगा जैसे उसकी तो पूरी बॉडी में कोई अजीब सी सेंसेशन ही हो रही है, कुछ अजीब सा, और कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल उसे फील हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से उठ के वॉशरूम गया था, और वॉशरूम में जैसे ही वो मुंह धोने लगा तो उसे एकदम से कितने ज़ोर से वॉमिटिंग आई थी, और जैसे ही उसने वॉमिट की तो वो देख के शॉक ही रह गया था, क्योंकि वो वॉमिटिंग नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उसमें तो ब्लड था। और उसकी आंखें जैसे एकदम से खुली की खुली रह गई थी कि क्या था, ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ। और वो फिर बहुत ही मुश्किल से अपने आप को घसीटता हुआ ही जैसे बेड पे लेके आया था, और वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था। और वो बस बेड पे गिर ही गया था, उसको बस सारा कमरा ही घूमता हुआ महसूस हो रहा था। और तभी उसकी वॉच में वाइब्रेशन होना शुरू हो गई थी। ब्लैक बनी को पता चल गया था कि उसका ब्यूटी ठीक नहीं है। उसने वो बटन ऑन किया, और ब्लैक बनी अब उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? ये तुमने अभी क्या किया? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुम डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। मुझे पूरी बॉडी में जैसे पेन सही हो रहा है। मेरा सर घूम रहा है, मेरी आँखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो ब्यूटी, प्लीज़।
मरने की बातें मत करो, मेरा तुम्हारे अलावा कौन है? प्लीज़ तुम डॉक्टर के पास जाओ या मैं किसी को भेजता हूँ, तो फिक्र ना करो। तुम हाँ, मैं। और अब तुम आराम करो, आज ड्यूटी पे मत जाना। और अब लैंसैन ने अपने स्टेशन में कॉल की थी ताकि वो उनको बता सके कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और फिर उसे कॉल करने पर पता चला था कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके साथ जितने भी लोग उस दिन रेड पे गए थे वो सब के सब बीमार हैं, उन सब के साथ यही सेम सिम्टम्स हैं। और ये सब क्या था? और फिर थोड़ी देर के बाद उसे पता चल गया था कि उसे क्या हुआ था। वो रेडिएशन से इफ़ेक्ट हुआ था। जब डॉक्टर ने आके उसे चेक किया था और सब मेडिसिन दी थी और उसे कहा था कि तुम्हें खुद को जल्दी से जल्दी एडमिट करवाना चाहिए वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन उसने कहा मुझे आप पेन किलर दे दें या कोई भी मेडिसिन जो कि इस रेडिएशन के इफ़ेक्ट को थोड़ी देर रोक सके। मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकता, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, मैं अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता। और डॉक्टर अब क्या ही कर सकता था? उसने बस उसको मेडिसिन दे दी थी और उसने कहा था लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये रेडिएशन खतरनाक है, आपको जल्दी से जल्दी एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और बस लैंसैन सार हिला के रह गया था। वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में जबकि वो वैन चाओ के इलाज वो ढूंढ रहा था। वो वैन फैमिली का साथ सामने लाना चाहता था, अपने माँ बाप को ढूंढना चाहता था, बनी की मदद करना चाहता था। ऐसे में वो कैसे एकदम से साइड पे होकर हॉस्पिटल में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। उसकी जान से कहीं ज़्यादा बढ़ के ये सारे काम थे जो उसे करने थे। डॉक्टर अब जा चुका था और उसने उसको ड्रिप भी लगा दी थी और बोला था वो आके इसे निकाल देगा, लेकिन लैंसैन ने कहा इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा, आप जाएं। और डॉक्टर अब चला ही गया था और डॉक्टर भी खुद को कितना ज़्यादा कवर कर गया था पूरा फेस मास्क में और उसने सूट भी पहना हुआ था। और अब क्या ही हो सकता था? और वैन फैमिली के सब लोगों को उसने बोल दिया था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है इसलिए कोई उसके रूम में ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और भी अफेक्ट हो जाए या किसी को उसकी रेडिएशन से खतरा हो। कुछ भी हो सकता था ना, और वो किसी के लिए खतरा नहीं बनना चाहता था। और वो अभी बस लेटा ही हुआ था। हाँ, उसे कुछ रिलीफ फील हो रहा था, लेकिन ये जो भी था उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था। वो नहीं जानता था। और अभी शायद 10 ही मिनट गुजरे होंगे कि फिर से वो डॉक्टर उसके पास रूम में ही था। वो बस खड़ा होकर उसे देख रहा था। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप फिर से आ गए? मैंने बोला ना मैं मैनेज कर लूँगा, इट्स ओके, आप जाएं, आपको और भी पेशेंट देखने होंगे। वो डॉक्टर की तरफ देख के कह रहा था। फिर डॉक्टर ने एकदम से अपने मुंह से मास्क हटाया था। वो ब्लैक बनी था जो के पास बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी से लैंसैन की तरफ देख रहा था। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अगर किसी को पता चल गया तो? लैंसैन अब एकदम से उठने लगा था, लेकिन ब्लैक बनी उसको उठने से रोक दिया। वो उसके पास ही बेड पे बैठ गया था और उसने जैसे रोते हुए उसको आगे कर लिया था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ ना? नहीं हो तुम ठीक? मैंने देखा तुम कैसे फ़ोन थूक रहे थे। तुम ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज़ ब्यूटी, हॉस्पिटल चलो, अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मरने नहीं दूंगा, प्लीज़ मेरी बात मानो। बनी जो कि आप कितना ही ज़्यादा रोए जा रहा था और लैंसैन जो कि एकदम हैरत में ही हो गया था। ये सब क्या था? उसने कभी तो बनी को इतना ज़्यादा रोते हुए, इतना ज़्यादा परेशान नहीं देखा था। कितने ही ज़्यादा मुश्किल हालात थे, लेकिन उसने बनी को रोते हुए नहीं देखा था। मैं ठीक हूँ ना, मैंने बोला है ना। और तुम देखो इतने बड़े हो के कैसे रोए जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ठीक हूँ, तुम्हारा ब्यूटी इतना ज़्यादा भी वीक नहीं है ना कि थोड़ी सी रेडिएशन से मार जाएगा। और अब बनी ने जो कि उसे हाथ करके बैठा हुआ था एकदम से जैसे उसकी बैग में पंच किया था। शर्म करो, जो बकवास तुम्हारे मुंह में आई जा रही है बोले ही जा रहे हो। मैंने बोला ना अपना इलाज कराओ। मैं इलाज करवा लूँगा अपना, मैं ठीक हूँ और तुम फिक्र मत करो। मैंने बोला ना मैं सही हूँ। और अभी इलाज से ज़्यादा हमारा काम ज़रूरी है ना। तुमने देखा ना, तुम जानते हो ना उन्होंने कैसे उन बेचारी लड़कियों को मार दिया। मैं अभी तक उनकी वो पिघलती हुई गलती से लाशों को भूल नहीं पा रहा। मेरे ज़हन से वो सब नहीं जा रहा।
मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे उनकी लाशों के ऊपर अपनी ज़िंदगी का महल नहीं बना सकता। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हें अपना इलाज करवाना है, इसमें क्या है? इससे किसी का कुछ भी तो बुरा नहीं हो रहा ना। नहीं, ये बुरा हो रहा है। तुम जानते हो, वो लोग कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, वो कुछ मज़ीद करना चाहते हैं, और ऐसी हालत में जब इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मैं साइड पे नहीं हो सकता। और देखो, हमारा फ़र्ज़, हमारी ड्यूटी साहब से बढ़ के है, और तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। और ना भी हुआ तो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी ऐसे मरने में, क्योंकि तब मैं अपनी ड्यूटी पूरा करते हुए मरूँगा ना। मैं शहीद की मौत मरूँगा ना, तुम समझ रहे हो ना बनी? तुम समझ सकते हो ना? और अब इस बात पे तो जैसे बनी ने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, और आगे से प्लीज़ ज़्यादा सुपरमैन बनने की कोशिश मत करना। अपने ध्यान रखा करो, खुद की परवाह किया करो मेरे लिए, प्लीज़। बनी जो क्या वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, और लैंसैन ने कहा, हाँ ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए, कोई आ जाएगा। और वैसे भी वो डॉक्टर तो कब का चला गया, अगर उन्होंने फिर से देखा कि एक और डॉक्टर यहाँ पे मुझे ऐसे गले लगा के बैठा है, तो वो सब समझ जाएंगे ना। और अब बनी एकदम पीछे हुआ, और उसने अपने फेस पे फिर से मास्क लगा लिया था, और तभी दरवाज़ा खुला था और वैन चिंग अंदर आई थी। वो आके लैंसैन के जैसे सराहने खड़ा हो गई। ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें किसने बोला था इतना ज़्यादा बहादुर बनने को? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम ऐसे बीमार कैसे हो सकते हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुम मेरी खैरियत पूछने आई? अरे क्यों नहीं पूछूंगी, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? और जहाँ पे इस बात पे लहजा ने उसे शॉकिंग आई से देखा था, बनी ने भी एकदम से आंखें उठा के उसे देखा था, लेकिन उसने जल्दी से अपनी आंखें नीचे कर ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके एक्सप्रेशन देख के वो कुछ समझे। लेकिन वो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, और उसने बहुत ही सख्ती से जैसे अपनी मुट्ठियाँ ही बांध कर ली थी। उसे कितना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये क्या कह रही हो तुम? शादी हमारी? रहन-सहन जो कि अभी तक शॉक में था। हाँ हाँ, हमारी शादी तुम नहीं जानते क्या? लेकिन ऐसे कैसे? क्यों नहीं ऐसे कैसे? मैंने पापा को बता रखा है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और पापा को कोई मसला नहीं, और ना ही तुम्हारे मम्मी डैडी को। मेरे मम्मी पापा? हाँ हाँ, वो तो कब से हमने सोचा हुआ था ना, और तुम्हारे पापा और मेरे पापा की तो बात भी हो चुकी थी इस बारे में। फिर ये सारा प्रॉब्लम हो गया, और तुम्हें वो ब्लैक बनी ले गया, पता नहीं उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ ही नहीं कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोला ना मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। तो अब सब ठीक होने वाला है, हम शादी करने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैन सिंह ने आगे बढ़ के उसे हक करने की कोशिश की, लेकिन लैन ने हाथ के इशारे से उसे दूर ही रोक दिया था। नहीं, प्लीज़ मेरे करीब मत आओ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम प्लीज़ दूर रहो मुझसे। हाँ हाँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा खतरे में हूँ, और मैं नहीं चाहता मेरे साथ तुम भी बेमौत मारी जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। और रही शादी की बात, तो अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, प्लीज़। मेरे साथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ तुम जाओ। अच्छा, चली जाती हूँ, लेकिन क्या तुम किसी से मिलना नहीं चाहोगे? किससे? और फिर दरवाज़ा दोबारा से खुला था, और अब की बार रमज़ान ने देखा था उसके पापा और वैन रोहान दोनों ही रूम में एंटर हो रहे थे, और उसकी तो आंखें जैसे खुली की खुली रह गई। पापा! वो जैसे एकदम से दौड़ के उनको गले लगा लेना चाहता था, लेकिन वो खुद ही उसके पास आ गए थे, और उन्होंने आके उसको हक कर लिया। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। आपने ऐसा क्यों सोचा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बेटा ये सब खा सकता है? पापा, आप कैसे हो? ठीक हो? मामा किधर हैं? वो बस आप उनके गले लगा जैसे बहुत सारे सवाल कर रहा था, और उससे रोका ही नहीं जा रहा था अपने आंसुओं को, और उसके पापा बस उसको सहला ही रहे थे। मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। ये सब उस कमीने का किया था रहना, उसने तुम्हें यूज़ किया, उसने जो भी किया, मैंने तुम्हें
ऐसे ही उसके पास छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बिलीव नहीं किया। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं तो उसको किसी तोप के आगे बांध के उड़ा ही दूँ। और अब वो ब्लैक बनी के बारे में बोल रहे थे और लैन के दिल में जैसे फिर से दर्द शुरू हो गया था। उसके पापा ब्लैक बनी के बारे में कितना बुरा-बुरा बोल रहे थे और वो भी तो सामने ही बैठा था ऐसे कब से ही। पापा प्लीज़ आप किसी को मत कोसें, बस जो मेरी किस्मत में लिखा था हो गया है। मामा किधर हैं? वो नहीं आई आपके साथ? हाँ, तुम्हारी मामा वो भी आ जाएँगी, अभी तो बस मैं ही आया हूँ ना। पापा, मामा ठीक तो है ना? आप लोग कहाँ पे हो? कहाँ चले गए थे? आपको वापस आ जाना चाहिए था ना? आ जाना था वापस, लेकिन किसी वजह से नहीं आए तुम्हारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम चाहते थे जब तक तुम इनोसेंट प्रूफ ना हो जाओ, हम ऐसे ही रहेंगे। और देखो, सब सही हो गया, सब ठीक हो गया। और मैंने और तुम्हारे अंकल रोहान ने फैसला किया है, अब जबकि सब ठीक हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक होते ही हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। वो वेंचिंग और लैंडसाइन की बात कर रहे थे और बनी तो जैसे एकदम से उठ गया और उन्होंने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं सर, इनका ट्रीटमेंट हो चुका है। मैं बस ये ड्रिप उतारने आया था, मैं चलता हूँ। और बनी ने जल्दी जल्दी अब बिना कोई देरी किए उसके बाजू से वो पिन निकाली थी और अब वो जा ही रहा था और वो उसको जाता हुआ देख रहे थे। और लैमजैन अभी तक सो रहा था। हर पापा किधर थे? वो अचानक से वापस कैसे आ गए? और बनी, उसको कितना बुरा लगा होगा ना पापा ने ऐसा बोला। पापा ऐसे कैसे बोल सकते हैं बनी के बारे में? तुम ठीक तो हो ना लैमजैन? जी पापा मैं ठीक हूँ। तुम रेस्ट करो, फिर बात करते हैं, अपना ख्याल रखो। मैं यहाँ पे ही हूँ तुम्हारे अंकल के साथ। और वो अब सब उसे छोड़ के जा रहे थे और वो बस लेट ही क्या था। ये सब एकदम से क्या ही होने जा रहा था किसके साथ? पापा आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मामा किधर हैं? और उन्होंने आते ही क्या बात छेड़ दी थी? वो वेंचिंग से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता। वो अपनी लाइफ में कभी किसी को नहीं लाना चाहता। उसकी लाइफ में कोई नहीं है, उसके दिल में कोई नहीं है, बस बनी है और उसके अलावा कोई नहीं, कोई भी नहीं आएगा। उसने सोच लिया था वो ये शादी हरगिज़ नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। पूरा दिन ऐसे ही गुजर चुका था। पापा उसे बार बार मिलने आते थे और उसका हाल हवाल पूछ के बस कभी चले जाते थे या फिर उसके पास ही बैठे रहते थे। और उसको तो नींद आ ही नहीं रही थी और फिर शाम का ही टाइम था जब वो बहुत ही मुश्किल से सोया था अपनी मेडिसिन लेके। फाइनली अब वो कुछ बेहतर फील कर रहा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कल जरूर ड्यूटी पे जाएगा, क्योंकि उसे जाके इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा जो लेना था। और हाँ, वो जो बनी के खिलाफ क्रैकडाउन करने वाले थे, उसे उसके बारे में भी तो जानना था। वो कैसे जानेगा अगर वो जाएगा नहीं? तो उसे जाना ही पड़ेगा। वो सो चुका था, बहुत ज़्यादा थक गया था ना, सारा दिन जो नहीं सोया था। और फिर रात को एकदम से जैसे किसी ने उसके सर पे हाथ रखा था और वो चौंक गया था कि इतनी रात को कौन था। उसने आंखें खोली और उसने देखा था उसके पापा उसके पास ही बेड पे बैठे हुए थे। पापा आप? और उन्होंने उसके मुंह पे उंगली रखी और उसे पास चुप रहने का इशारा किया। और अब वो उसे कुछ लिख के बता रहे थे और उसने वो लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कर रहे हो मुझे सब पता है और तुम उसका साथ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ और जो तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें उस पर काम करना होगा। वेंचिंग से शादी के लिए मान जाओ। हमें इस टाइम इनके घर में ही रहना है और जितना टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे उतना ही अच्छा है और यही उसके लिए हेल्पफुल होगा। अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो तो बस चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो। और अब उसने हैरान नज़रों से पापा की तरफ देखा जिन्होंने बस सारे हिला दिया था। और पापा ने लिख के क्यों बात की थी? वो बोल भी तो सकते थे। और पापा पापा कैसे जानते हैं ब्लैक बनी के बारे में? उन्हें कैसे पता कि वो यहाँ उसकी हेल्प कर रहा है? ये कितने ज़्यादा सवाल थे। अभी पहले सवालों के जवाब उसे मिलते नहीं थे और मज़ीद उसके आगे बहुत सारे सवाल आ जाते थे। पापा और पापा ने बस सर हिला दिया था। उन्होंने उसको हाँक कर लिया और वो अब धीरे से उसे बोल रहे थे, आई एम प्राउड ऑफ यू।
मुझे तुम दोनों पे फ़ख्र है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर कभी तुम्हें अपने फ़र्ज़ के बीच में और किसी अपने के बीच में से चुनना पड़े तो हमेशा अपने फ़र्ज़ को चुनना। मैं बस यही चाहता हूँ। तुम बहुत ब्रेव हो लैंसन, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम वीक नहीं हो, याद रखना। तुम्हारे प्यार ने तुम्हें बहादुर बना दिया है और अब मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं।